स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। एंड एज यू नो, ये आपका थर्ड वीडियो है चैप्टर का। इसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। एंड आई सीरियसली डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ये चैप्टर बोरिंग लगा होगा कि नहीं लगा होगा। बट एट द एंड आप लोगों को बस ये याद रखना है कि जो भी लेसन्स आपको सीखने को मिले हैं, मॉरल लेसन सीखने को मिले हैं, जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। एंड द मेन थीम क्या है इस स्टोरी का, जिस तरह से मैंने डिस्कस किया है दोनों पार्ट्स में, कि चाहे फेयर कैसा भी हो, चाहे कैसा भी हो, अगर आप डिटर्मिनेशन, आपके अंदर करेज हो, आपके अंदर परसिवरेंस हो, तो आप कोई भी फेयर को ओवरकम कर सकते हो। एंड फेयर को ओवरकम करना ही ब्रेवरी कहलाती है। एंड एक और चीज़ है कि बेटा, वो काम करना जो काम से आप डर रहे हो, उस काम को करने में कोई डर नहीं होता। बस आपको एक डर से डर लगता है, जो आपने एक अपने मन में इमेज क्रिएट की है। मौत से हम पूरी ज़िंदगी मौत से डरते रहते हैं, लेकिन जब मौत हमारे पास आती है तो वो इतनी पीसफुल और इतनी काम होती है कि तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार, हम तो खामखा डर रहे थे। अब नेचुरल डेथ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के जो टीनेजर्स हैं, जो डिप्रेशन में आकर इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, तो बेटा उस तरह के स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स आएँ या किसी भी तरह का फेयर क्यों ना है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है उस चीज़ को ओवरकम करने की। सो इस तरह की सोच मत रखिए। अगर आपके मन में डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ टॉक टू समवन, जो आपके क्लोज वंस हैं, उनसे बात करिए। एंड डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी रास्ता ना हो। कुछ रास्ते होते हैं जो हमें दिखाई ना दे, क्या पता कि आपके अपने वो रास्ते को दिखा सकें। सो जस्ट टॉक टू समवन। कोई स्टेप ऐसा ना लो, अगर कोई भी किसी भी एक्सट्रीम काइंड ऑफ फेयर से आप गुजर रहे हो, सो ओवरकम करना ईजी होता है अगर आप चाहो तो, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन एंड करेज हो तो। सो लेट्स टॉक अबाउट आंसर क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखती हूँ मैं मिड में, आई थिंक कि आप लोग के चैप्टर के मिड में कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं है, एंड में ही है। तो एंड में चलते हैं, नहीं, मिड में भी है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट बेटा, यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है। सो डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा उसमें हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे, पास्ट एंड फ्यूचर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो आप बताइएगा कि किस मिस एडवेंचर की बात हो रही थी, क्या हुआ था? स्टार्टिंग में ही आपको पता है कि when he इज़ एट द YMC पुल, किस तरह से वो बुली आता है एंड उसे बुली करना शुरू कर देता है एंड उसे पानी में फेंक देता है। एंड किस तरह से ही हिट द वाटर सरफेस इन द सिटिंग पोजीशन। आपको पता है ना कि एकदम बैठा हुआ था, तो सिटिंग पोजीशन में ही वो नीचे जाता है एंड नियरली डाइड वाली एक्सपीरियंस थी। इस आंसर को आप जितना चाहे एलिबरेट कर सकते हो, जितने मार्क्स का होगा उतने ही मार्क्स का आप आंसर भी लिखते हो। लिमिटेड होता है, एक वर्ड लिमिट होता है, थोड़ा सा एक्सीड हो सकता है, लेकिन आप इतना ज़्यादा एक्सीड मत करिएगा कि आपको दूसरे क्वेश्चंस के आंसर लिखने का टाइम ना मिले। सो आप एलिबरेट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि जब वो YMCA पुल पे थे तो किस तरीके से एक लड़का आता है जिसे वो ब्रूजर कहते हैं, जो थोड़ा सा एंग्री मैन टाइप का होता है, 18 ईयर्स ओल्ड होता है, एंड उन्हें वो पानी में फेंकता है। एंड उनकी जो जर्नी थी फ्रॉम सर्फेस टू डेप्थ, एंड किस तरह उन्होंने 3 बारी वो सारी चीज़ें की थी। तो एलिबरेट करना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एलिबरेट नहीं करना चाहते, आपके जो क्वेश्चन का वो जो मार्क्स है, सेट मार्क्स है, अगर वो कम है, तो आप लोग सिंपली आप उस मिस एडवेंचर की बातें कर सकते हो कि किस तरह से वो पानी में गिर जाते हैं एंड नियरली डाइड वाली एक्सपीरियंस रहती है, वो मरते मरते बचे रहते हैं। ये मिस एडवेंचर हुआ रहता है उनके साथ, ये एक्सीडेंट हुआ रहता है उनके साथ। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? अब यहाँ पर एलिबरेटिव आंसर लिखना है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि किस किस इमोशन से जो डगलस से वो गुजरे थे एंड क्या क्या उन्होंने एक प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ज़रूर मेंशन करना है कि डगलस वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। ऑब्वियस सी बात है कि वो वाटर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो अफ्रेड हैं वाटर से, फोबिया है उनको पानी से, एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जैसे वो पानी में जाते हैं। बट ही वॉज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ विट्स ना। उन्होंने मेंशन किया था ना कि इतना भी नहीं डरे थे कि वो उनकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो सके।
वो इतना नहीं डरे थे। वाइल सिंकिंग डाउन ही मेड अ प्लान, जब वो डूब रहे थे तो उन्होंने उसी बीच में प्लान बनाया कि ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। एंड उन्होंने क्या कहा कि जब उनका जो फीट है, उनका जो पैर है वो नीचे की तरफ जाएगा और सरफेस को टच करेगा तो मैं एक बिग सा जंप लगाऊंगा, एक जोर का जंप लगाऊंगा, एंड कम टू सरफेस लाइक अ कॉक। शैम्पेन की मैंने बात की थी कि जो बॉटल का वो कैप होता है, अगर आप हिलाते हो एंड इसको खोलते हो तो वो जो कॉक होता है वो बहुत ही दूर जाके गिरता है, प्रेशर रहता है इस वजह से। तो आप भी एकदम पूरा बॉडी का स्ट्रेंथ लगाकर जब आप पानी में ऐसे कूदते हो तो सीधे सरफेस पे आते हो, ऐसा विलियम डगलस के इंस्ट्रक्टर ने कहा था। एंड विलियम डगलस उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है। एंड उसके बाद क्या करना है, जब वो सरफेस पे आ जाएंगे तो वो लेट जाएंगे पानी पे, एंड उसके बाद वो पैडल करते करते एज पे आ जाएंगे। इमोशंस बहुत सारे, ये बहुत ही शॉर्ट मैंने बताया है, बहुत तरह की इमोशन से जुड़े थे। अगर बहुत लॉन्ग आंसर आता है बेटा इस पे लिखने के लिए तो आप वो तमाम जो 3 जर्नीज थी कि किस तरह से वो ऊपर से नीचे आए, फिर उन्होंने प्लान किया, फिर वो जब ऊपर ऊपर गए तो ऊपर कम्प्लीटली नहीं जा पाए, उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उड़ के छलांग लगाने का वो पानी के बीच में ही रह गए, किस तरह से उनके लंग्स में पानी भर गया था, वो कैसा फील कर रहे थे। फिर दोबारा वो जाते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं, फिर तीसरी बारी वो गिरते हैं, एंड किस तरह से एक मतलब डर जो होता है उनको काबू कर लेता है। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही स्टार्टेड टू एक्सेप्ट द डेथ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तीसरी बारी जब वो थक जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को हर तरह से यूज़ कर लेते हैं, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज होने लगती है, देन उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये उनका लास्ट टाइम है। So, बहुत सारे इमोशन से गुजरते रहते हैं। एंड ट्राई टू फील बेटा किस तरह की सिचुएशन से, आई नो कि वो फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस नहीं होगा, विलियम डगलस जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी मे बी। सो आप बस एक होता ना, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन वाली, आप इमेजिन करो कि अगर आप पानी में होते, इस तरह की सिचुएशन होती तो आप क्या फील करते। एंड सिमिलरली विलियम डगलस भी वही चीज़ फील कर रहे थे। अगर आप विलियम डगलस की तरह करेजियस हो गए, डिटरमाइंड हो गए, तो आप भी इन्हीं की तरह बहुत बारी ट्राई करोगे पानी से बाहर निकलने का। एंड कोई भी बेटा अपनी जान बचाने के लिए, सर्वाइवल का जब केस आता है ना, तो आप कुछ भी कर जाते हो खुद को बचाने के लिए, मौत से बचने के लिए, मौत की डर से आप हर तरह की कोशिश करते हो, हर तरह की कोशिश। जब तक आपका स्ट्रेंथ पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप डेथ को एक्सेप्ट नहीं करते हो। फर्स्ट टाइम में कोई भी हार नहीं मानता है, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं बट ज़्यादातर फर्स्ट टाइम में कोई हार नहीं मानता है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है खुद को बचाने के लिए, सिमिलरली जिस तरह की विलियम डगलस ने किया था। आई जस्ट होप कि आप लोगों का ये आंसर आप लोगों को लिखने आएगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, किस तरह से एक्सपीरियंस उनको अफेक्ट किया रहता है। नियर दैट एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा, एकदम मरने वाला कंडीशन हो गया था। एंड मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे पूरी, एंड मेंटल इतना ज़्यादा उनको इफेक्ट पड़ा था कि बॉडी भी उनकी बहुत ही वीक फील करती थी। कोई भी वो काम किया करते थे तो बहुत ज़्यादा जल्दी एग्जर्शन हो जाया करता था, बहुत थक जाया करते थे। एंड कई सालों तक उनकी हिम्मत नहीं हो पाई थी पानी का सामना करने की। एंड वो जब भी पानी के अंदर रहते थे या पानी के आसपास रहते थे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, डर जाते थे। एंड एक और चीज़ हुई थी बेटा कि ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉइंग एनी काइंड ऑफ वाटर एडवेंचरस या वाटर रिलेटेड एक्टिविटी। वो कैनोइंग नहीं कर पाते थे, वो फिशिंग नहीं कर पाते थे, तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहते थे कि पानी के डर से वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर, क्यों डिसाइड किया था डगलस ने कि यार नहीं यार, नाउ दैट्स इट, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि वो वाटर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ थे उनको एंजॉय करना चाहते थे। वो जब भी उनके कलीग्स या उनके फ्रेंड्स ये सब एंजॉय करते थे तो उनको बड़ा डिप्राइव्ड फील होता था, ऐसा लगता था कि वो किसी चीज़ से वंचित हैं। एंड वो बहुत ही एडवेंचरस पर्सन थे और उन्हें एडवेंचरस करना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए उन्हें लगा कि नहीं यार अब तो मुझे इस। एंड बेटा जब किसी चीज़ से आपको डर लगता है ना, एंड साइकोलॉजिकली आप उस डर में हमेशा रहते हो, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके नॉर्मल लाइफ पे भी पड़ता है। ट्रस्ट मी, आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हो एंड हर वक्त आपको उस चीज़ का डर रहता है। एंड पानी एक ऐसी चीज़ होती है कि आप यार आपको तो नॉर्मली कहीं पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी आप जाते हो तो पानी मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। सो
वो नॉर्मल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी थी विलियम डगलस की, एंड विलियम डगलस डिसाइडेड कि अब तो मुझे इस फियर से ओवरकम करना ही पड़ेगा. How does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost drowned? Describe the details that have made the description vivid. अब किस तरह से उन्होंने क्लियर किया था, कैसे बताया था उन्होंने अपने रीडर को कि ये जो पैनिक, जो घबराहट उन्होंने फील की थी जब वो डूब रहे थे, तो किस तरह से वो डर जो था वो काबू कर चुका था. डिटेल्स में बताना है बेटा. ये आपको आंसर ज़्यादा मार्क्स के आ सकते हैं या एक्स्ट्रापोलेशन में आ सकते हैं आपको. तो आप लोग जितना भी एलोबरेट वाला, मैंने आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पूरी उनकी जर्नी किस तरह से, किस इमोशन से गुजर रहे थे, बहुत ही विविड तरीके से उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया. विविड मतलब बेटा कि बहुत ही क्लियरली, ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस तरह से आप जब स्टोरी पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि विलियम डगलस की जगह पे आप हो, वो सारी चीज़ें आप फील कर रहे हो, आप महसूस करते हो कि आपके पास पानी है, या आप विलियम डगलस को, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपके मन में एक इमेज क्रिएट हो गई है स्विमिंग पूल की, एंड विलियम डगलस उसमें डूब रहे हैं, एंड वो क्या फील कर रहे हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी वो क्या फील कर रहे हैं, किस इमोशनल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा. वंस डगलस वॉज सिटिंग ऑन, एंड इस तरह से स्टार्ट करिएगा. वंस डगलस वॉज सिटिंग अलॉन्ग एट द YMCA पूल वेटिंग फॉर अदर्स टू कम, बिकॉज उनको डर लगता है एंड अकेले तैरने में. देन देयर केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, ही टॉस्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल. उन्होंने क्या किया, उठाया एंड उनको फेंक दिया. टॉस्ड हिम अप मतलब कि कंधे पर उठा के उन्होंने उसको फेंक दिया पानी में. डगलस वेंट डीप एंड swallowed वाटर. ही वॉज एट द सिटिंग पोजिशन एट द बॉटम. सिटिंग पोजिशन में थे तो वो सिटिंग पोजिशन में ही गए. ही वॉज फ्राइटेंड, वॉज नॉट आउट ऑफ विट. एंड सिमिलरली जो मैंने आंसर आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया ना बेटा कि वो इतना नहीं डरे थे, आउट ऑफ विट्स नहीं हुए थे, एंड वो तीनों जो जर्नी थी, फ्रॉम सर्फेस टू एंड, फ्रॉम सर्फेस टू एंड, फ्रॉम सर्फेस टू एंड, एंड देन एट लास्ट ही एक्सेप्टेड हिज डेथ. उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मुझे मरना है, एंड वो सारे ट्रॉमास को आप डिस्क्राइब करना. प्लीज़ सेंड यू आंसर वाया कमेंट्स, एंड मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई बैक करूँगी किस तरह से आपका परसेप्शन है, किस तरह से आपने विलियम डगलस की इस इमोशनल ट्रामा को, ये फिजिकल ट्रामा को, इस मेंटल ट्रामा को डिस्क्राइब किया है. आई रियली वॉन्ट टू रीड योर आंसर. सो प्लीज़ आप सेंड करिएगा, एंड आप सब बताइएगा किस तरह से उन्होंने स्ट्रैटेजी प्लान की, किस तरीके से वो जंप किया करते थे, एंड कितना पेनफुल कंडीशन था उनका जो सर था वो थ्रॉब हो रहा था, उनके लक्स में पानी चला गया था, एंड उनका जो पैर था वो कम्प्लीटली पैरालाइज था, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनके हाथ पैर दोनों ही पैरालाइज्ड हो गए थे. ऐसा लगा था कि उस पर वेट रख दिया गया है. एंड देन उनका क्या रिएक्शन था जब उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, एंड जब उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट करने की कोशिश की तब क्या वो पैनिक मूड में थे? नहीं, बल्कि उनको डेथ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एंड बहुत ज़्यादा काम लग रहा था. एंड जो पानी था, जो एक टाइम पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई मॉन्स्टर है जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं. उनको अपने माँ के एकदम आर्म्स जो होते हैं, टेंडर आर्म्स, जैसे माँ गले लगाती है ना, वैसे वो पानी भी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने ऑब्लिवियन क्रॉस कर दिया था. मतलब कि वो अनकॉन्शियस स्टेट में थे, एंड उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपने दिमाग का उन्होंने सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी. सो ये सारे इमोशनल ट्रॉमास एंड फिजिकल ट्रॉमास आप इस आंसर में लिखोगे. जितना मार्क्स होगा उतना आंसर एलिबरेट करके लिखोगे. नेक्स्ट है बेटा, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. किस तरह से यार, किस तरह से, बहुत सारे हैं. डिटर्मिनेशन है, करेज है, परसिवरेंस है, एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर है. स्टार्ट कैसे करेंगे? आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द पूल एट द YMCA पूल, डगलस वॉज अमिस द फियर ऑफ वाटर, एंड वो हमेशा वाटर के वो डर के बीच में रहा करते थे ऑल द टाइम. ही रियलाइज दैट जो उनकी फिशिंग ट्रिप थी या कैनोइंग ट्रिप थी, बोट वाली ट्रिप थी, वो इन्जॉय नहीं कर पा रहा है. ही ट्राइज हिज बेस्ट टू ओवरकम इट, बट द हाउंटिंग ऑफ द वाटर फॉलोड हिम एवरीवेयर बेटा. मतलब वो जब भी ट्राई करते थे ना, तो क्या होता था,
डर जो था उनके पीछे पीछे आ जाया करता था। देन क्या किया उन्होंने, सबसे फाइनली डिसाइड किया कि उनको एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करना है, उन्हें सीखना है। एंड आप पूरा एक्सप्लेन करिएगा किस तरह से इंस्ट्रक्टर वो आया, उनको 6 महीने सिखाया। फर्स्ट फेज़ क्या था, रस्सी बांध कर नीचे उतारना पुल पे, एंड दूसरी जो रस्सी का जो एंड था वो इंस्ट्रक्टर के हाथों में होना। फिर उन्होंने सिखाया उनको कि जब पानी में अंदर रहते हैं तो एक्सेल करते हैं, पानी के बाहर जा आते हैं तो इनहेल करते हैं। उनके बाद उन्होंने जो पैरों की मूवमेंट्स थे वो सिखाएं। तो सारी चीज़ें धीरे 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 कर करके ना, बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप, जो उनका फेयर था, जो उनका पैनिक था, वो डिक्रीज होने लगा, कम होने लगा। एंड फिर उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं था कि इंस्ट्रक्टर ने सिखाया और पूल में उन्होंने स्विमिंग पूल की और बस दैट्स द एंड, नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, खुद को हर बारी टेस्ट किया। वो बड़े से बड़े रिवर में गए, बड़े से बड़े जगह पे गए, आइलैंड में गए, उन्होंने हर तरीके से कोशिश की उस फेयर को दूर करने की। एंड एक और चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि उन्होंने फेयर से बात भी की। उन्होंने कहा कि जस्ट गेट आउट, मतलब तुम मुझे डराने आए हो, तुम यहाँ से भागो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। एंड फेयर भाग गया। तो कभी कभी आप खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद से ही बात करते हो ना कि तो कर लेगा ना यार, तो कर लेगा, इट्स ओके, यू कैन मैनेज, यू आर द हीरो। आप एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस तरह का पेप टॉक देते हो खुद को ना, आप मोटिवेशनल टॉक देते हो, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। एंड सिमिलरली विलियम डगलस ने भी खुद को मोटिवेशनल टॉक किया, इनकरेज किया, एंड फेयर को यूँ भगा दिया। बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि स्विमिंग में या पानी में कोई डर नहीं है, हम सिर्फ डर से डर रहे हैं, जो कि हम अपने मन में साइकोलॉजिकली हमने क्रिएट करके रखा है बहुत टाइम से, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होगा, आप डरते किस चीज़ से हो कि भाई कुछ हो जाएगा, मतलब मैं बिल्ली से डरती हूँ या लोग पानी से डरते हैं, किसी भी चीज़ से डरते हैं, लास्ट आउटकम क्या होता है, डर किस चीज़ का होता है, मौत का होता है ना, कि यार हम मर ना जाए, ऐसा कूदे या ऐसा कुछ करें, हार्म करें, हम मर ना जाए या पानी में हम डूब ना जाए। लेकिन विलियम डगलस ने मौत को भी एक्सपीरियंस कर लिया था, कंप्लीटली ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मौत ब्रश होके गई थी, छू कर गई थी, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि मौत के अंदर कोई डर नहीं होता, वो तो डर हमारे अंदर होता है। आई जस्ट होप कि आंसर क्लियर होगा। Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What large meaning does he draw from his experience? अब वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को क्यों याद कर रहे हैं, एंड वो क्यों बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना जो फियर का जो था वो किस तरह से ओवरकम किया, इससे क्या सीखने को मिलता है। डगलस हैड 2 चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था ना, टेरर का जो था, फर्स्ट जो था अपने पेरेंट्स के साथ गए थे, किस तरह से वेव्स ने उनको नॉकडाउन कर दिया था, एंड सेकंड जो था YMCA पूल का था, जो मतलब एकदम नियरली डाइड वाली सिचुएशन थी। ये दोनों ही चीज़ें किस तरह से उन्हें परेशान करती थी, एंड वो किस तरह से डिप्राइव्ड रहते थे हर चीज़ से, एंड किस तरह से उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया, पूरा एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट, जो इस चैप्टर में है कि कैलिफोर्निया के बीच से लेकर YMCA पूल तक, एंड उसके आगे भी किस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करके अपने फियर पे ओवरकम किया। This experience had a deeper meaning for Douglas. Douglas के लिए बहुत ही deeper meaning थी, because he had experienced both the sensation of dying and the terror that the fear of it can produce. क्योंकि उन्होंने दोनों ही चीज़ें फेस की थी, एक तो डेथ का, मरने का जो सेंसेशन होता है, वाकई में मरने का जो सेंसेशन होता है, एंड वो भी फेस किया था, वो डर को भी फेस किया था जो वो प्रोड्यूस करता है, जो डेथ प्रोड्यूस करता है। He learned the will to live in a great intensity. ये चैप्टर क्यों इन्वॉल्व है बेटा आप लोगों के मन में, क्योंकि everyone, each and everyone ना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इस तरह का टेरर फील करता है। सिर्फ पानी का टेरर की बात नहीं है, कभी कभी हम पास फेल के टेरर से गुजरने लगते हैं। नॉर्मली बच्चों के मन में, स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के मन में होगा कि 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएं, फिर हम एक अच्छी जगह चले जाएं। हम फेलियर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इतना ज़्यादा डरते हैं कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे नॉर्मल लाइफ में पड़ने लगता है। हम पढ़ाई भी कम करने लगते हैं इस डर की वजह से। एंड जब फाइनली हम एग्ज़ाम्स देकर आते हैं, गलती से अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दैट्स द एंड ऑफ आवर लाइफ। डोंट यू थिंक सो बेटा कि फेल एंड पास इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, खुशी और गम होता है ना, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स ना। अगर एक साइड को देखकर आपको सिर्फ हाफ पता चलेगा ना, मान लो कि कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक है, आप टेल के साइड हो एंड पूरी लाइफ आप टेल ही देख रहे हो,
तो आप ज़िंदगी में क्या किए, आपने सिर्फ हाफ एक्सपीरियंस किया, आपने सिर्फ लाइफ को हाफ एक्सपीरियंस किया, आपको कॉइन के दूसरे साइड का तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, शायद लोगों से सुना होगा आपने कि यार पता है हेड भी होता है, आपको बड़ी क्यूरियोसिटी भी होती होगी, बट आप टेल साइड हो और आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ी मशक्क़त करके आप टेल भी देखते हो एंड आप मुड़ा कर आप हेड भी देखते हो, तो आप कंप्लीट नॉलेज रखते हो उस कॉइन के बारे में। सिमिलरली बेटा, लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सक्सेस जितनी चीज़ें नहीं सिखा पाता उतना फेल्योर सिखा देता है। सो अगर आपने दोनों चीज़ें फेस की हैं, दैट मीन्स कि आपने फुली लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। जहाँ पे विलियम डगलस ने सिर्फ टेरर को नहीं फेस किया बल्कि डेथ को भी फेस किया, एंड दोनों को फेस करने के बाद एक बात रियलाइज़ हुई डगलस को कि यार लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफ का एक अलग वर्थ होता है, एंड जीने की जो इच्छा थी उनके मन में वो दुगनी हो गई। सो लाइफ में जब आप हर चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आप सीखते हो वो होता है विजडम, जो कि बहुत कम लोगों को मिल पाता है। ये पावर जो होता है बहुत कम लोगों को मिल पाता है। आप एम्पावर्ड बहुत कम फील करते हो, एंड ज़िंदगी में आप हमेशा पास 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 खुशी 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 कर रहे हो। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। आप लाइफ को बहुत करीब से नहीं देख पाते हो, लेकिन आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, हार को देखा है, तो आप करीब से ज़िंदगी को देख पाते हो। एंड आई थिंक यार ये सारे स्टेप्स तो आते ही आते हैं हार के, क्योंकि अगर हार को एक्सपीरियंस करोगे तभी तो आने वाले समय में जब दोबारा हार आएगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से टैकल करना है एंड किस तरह से बच के निकलना है। तो आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि विलियम डगलस को दोनों साइड का एक्सपीरियंस था, वैसे आपको भी दोनों साइड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, पास या फेल जो भी आए आप ओवरकम कर सकते हो विद योर डिटर्मिनेशन, विद योर विल पावर, विद योर हार्ड वर्क। ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में हो ना बेटा, तो आप ओवरकम कर सकते हो उस प्रॉब्लम से, उस दुख से, अगर आप अपसेट हो तो आप कर सकते हो। आई जस्ट होप कि आप लोगों को इस चैप्टर से बहुत कुछ समझ में आया होगा। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जितना भी बड़ा से बड़ा लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो, ये मेंशन ज़रूर कर सकते हो कि उनके जो फ्रेंड थे रूजवेल्ट, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। मतलब सिर्फ हम डर से डरा करते हैं, उस काम में डर नहीं होता है, हमें सिर्फ एक डर से एक इमोशन होता है ना, एक स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन माना जाता है फेयर, जैसे कि एंगर होता है वैसे फेयर भी होता है। सो हम फेयर से डरते हैं, उस काम से, फेयर को हम उस काम से अटैच कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उस काम में डर है। किसी काम में डर नहीं होता बेटा। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, अगर अपने डर को निकाल सको तो। सो किस तरह से उन्होंने ये कहा था कि एक विल होना चाहिए टू लिव अ लाइफ, मतलब ग्रेटली जीने के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों साइड को एक्सपीरियंस करते हो ना, तो आप ना हाईएस्ट पीक ऑफ लाइफ पे होते हो। फाइनली यू हैव सीन एवरीथिंग, वो वाली फीलिंग होती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो आई जस्ट होप कि ये चैप्टर आप लोग का क्लियर होगा, क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होगा। फिर भी अगर कुछ भी अनक्लियर है बेटा, सो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, डेफिनेटली मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स में। हाँ, लिख कर प्रॉपरली नहीं दूंगी, लेकिन आपको बताऊँगी कि लिखते कैसे हैं, सो दैट कि आप लोगों की आदत बन जाए लिखने की। बस इतने ही क्वेश्चंस। ओके यार, अभी और भी है। ओके, टॉकिंग अबाउट दैट, ये स्टूडेंट के लिए, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर सेल्फ। हैव यू एवर हैड अ फियर दैट यू हैव नाउ ओवरकम? शेयर एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर। अब ये जो है वो आप लोग का होमवर्क है। कैसा ऐसा फेयर है जो आप इस ऐसे फेयर से गुजरे हो एंड आपने ओवरकम भी किया, आपने जीत भी हासिल की है? तो ऐसा अगर एक्सपीरियंस है बेटा आपका, तो मैं आप पढ़ना ज़रूर चाहूँगी। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं वेट करूँगी आपके इस आंसर का। Find and narrate other stories about conquest of fear and what people have said about courage. नेल्सन मंडेला, मैंने आप लोगों को बताया था ना बेटा कि नेल्सन मंडेला भी हमेशा बात करते हैं करेज के बारे में, ब्रेवरी के बारे में, किस तरह से अपने फेयर को ओवरकम करते हैं। एंड आपने 10th क्लास में नेल्सन मंडेला को पढ़ा है, तो आपके भाई बहन अगर होंगे आपके घर में जो 10th में पढ़ते होंगे, या नहीं भी होंगे, तो यार गूगल है, गूगल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। आप आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हो और एक बारी नेल्सन मंडेला की स्टोरी दोबारा पढ़ सकते हो, जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत हद तक सिमिलैरिटी है। नेल्सन मंडेला ने भी फेयर को एंड डेथ को बहुत ही करीब से फील किया है एंड अपने फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से ये बताया है कि फेयर मतलब ब्रेवरी, मतलब ये नहीं होता है कि कोई डर ना हो आपके मन में, जो कि नॉर्मली आजकल के बच्चे दिखाते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो डर किसी भी चीज़ से नहीं लगता है। नहीं, डर सबके अंदर होता है। वो माचो मैन नहीं होते हैं जो एकदम बिल्कुल डरते नहीं हैं, डरते हैं
लेकिन इतनी काबिलियत रखते हैं कि उस डर पे जीत हासिल कर सके। तो वो एक्सपीरियंस को आप लिख सकते हो। एंड आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाला, किस तरह से एक फैमिली जो थी वो वॉयज पे जाती है। आई जस्ट होप कि यू रिमेंबर, क्योंकि नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं। बेटा हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो कि मैं अपने सारे बच्चों से बोलती हूँ ये चीज़। जस्ट वेट अ मिनट, नमाज का टाइम हो गया है, पॉज करना पड़ेगा, सॉरी। ओके सॉरी, अज़ान का टाइम था बेटा, एंड अज़ान के वक्त हमारे में बोला नहीं जाता है, ध्यान दिया जाता है, सुना जाता है। इट्स ऑल अबाउट फेथ, सबके अलग अलग आस्थाएं होती हैं एंड फॉलो करने का अलग अलग तरीका होता है। सो वेयर वॉज आई, या सो मैं अपने बच्चों से ये बोलती हूँ कि अगर आप 10th पास करके 11th में जाते हो, सो 10th की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। डजेंट मैटर आप 90s एंड 80s में मार्क्स लाते हो कि नहीं लाते हो, बट फोकस हमेशा आप जिस क्लास में हो उस क्लास की नॉलेज गेन करने के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आप 11th में जाते हो एंड 10th का सब कुछ भूल आते हो, क्योंकि आपने रट्टा मार वाली अगर पढ़ाई की है, तो फिर एजुकेशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो कहते हैं ना कि आप स्टेप बाय स्टेप, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, अगर मान लो कि मैं सीढ़ी पे चढ़ रही हूँ एंड हर स्टेप पे कुछ ना कुछ गिरा हुआ है, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ बच के निकलना है। तो अगर 10 स्टेप्स हैं, मैं हर स्टेप पे कुछ ना कुछ उठाकर साइड करके याद रख रही हूँ कि अच्छा यार फर्स्ट स्टेप पे ऐसा है, इस ये चीज़ मिलेगी, सेकंड स्टेप पे ऐसा ऐसी चीज़ मिलेगी, जैसे कि गेम्स आप खेलते हो ना, उस तरह की चीज़ें। जब 10 स्टेप पे जाते हो तो बहुत एक्सपीरियंस कर लेते हो। अब कोई दूसरा बंदा जो फिर से रीस्टार्ट कर रहा है, या फिर से या कोई आपका भाई या कोई भी अगर फर्स्ट टाइम खेल रहा है वो गेम को, तो आपको पता होगा ना कि देखना फर्स्ट स्टेप पे ऐसे ऐसे है, इस तरह से करना है, इस तरह से बच के निकलना है, तभी आप सेकंड स्टेप पे पहुंच पाओगे। सो ये जो फर्स्ट टू 10th स्टेप वाला जो नॉलेज है ना, वो आपके दिल में, आपके मन में, साइकोलॉजिकली आपके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने ये तमाम चीज़ एक्सपीरियंस की और आपको भूलना नहीं है। बट हम पढ़ाई में क्या करते हैं, हम जैसे ही 12th क्लास में आते हैं हम 11th का सब कुछ भूल जाते हैं, नील बट्टा सन्नाटा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को नेल्सन मंडेला भी याद होगा, जो आपने, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों ने प्रॉपरली एकदम लाइन बाय लाइन आपको स्टोरी याद नहीं होगी, बट जो आपने मॉरल लेसन सीखा है वो आपको याद होना चाहिए। एंड आपको वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाली जो है वो भी स्टोरी याद होनी चाहिए। नहीं याद है, जस्ट आप गूगल करिए एंड थोड़ा बहुत थीम देख लीजिए उस चीज़ के बारे में विकीपीडिया पे, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना होगा, सो आई एम देयर फॉर यू, किसी भी तरह के क्वेश्चंस होंगे। एंड मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी जो कि पोएट्री डिवाइसेस से रिलेटेड होंगे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा उससे होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हटा दिए गए हैं। मैंने फोकस इस पर इसलिए नहीं किया, जो 30% जो चैप्टर्स डिडक्ट कर दिया गया है, रैशनलाइज किया गया है, क्योंकि मैं सब पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ने वाले हो कि नहीं पढ़ने वाले हो, या स्किप करने वाले हो, लेकिन मैं सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो ये मेंशन करना ये अजीब ही होगा कि यार ये चैप्टर्स नहीं आने वाले। बता दूंगी मैं आप लोगों को पढ़ाने के दौरान कि अच्छा ये चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ एंड ये चैप्टर आप लोगों को नहीं आएगा, जिसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वैसे ही स्किप कर देंगे, ये चैप्टर तो नहीं आने वाला है। बट आई एम रियली होपिंग कि अगर मैं वो चैप्टर पढ़ाऊँ आप लोगों को, तो आप लोग उस चैप्टर को सुनो, पढ़ो एंड नॉलेज गेन करो। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम जब तक कि ज़रूरी ना हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ईच एंड एवरी वन। जिसको आप पसंद नहीं करते हो उसके साथ भी आप काइंडनेस शो करो, जिसको आप पसंद करते हो उसके साथ तो आप करोगे ही करोगे। एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। थैंक यू।